भारती बौद्ध जी से माननीय धर्म प्रकाश भारती जी से निवेदन करूंगा कि मुझे आज के कार्यक्रम को आगे गति देने के लिए अनुमति प्रदान करें। माननीय संस्थापक महोदय। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी संत गुरुओं के चरणों में नमन करते हुए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और धम्म सेवक संघ के सभी जिम्मेवार साथी पूरे देश से जुड़े हैं, सभी को सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और जैसा कि आज की जूम मीटिंग का विषय है धम्म सेवक संघ की स्थापना और भविष्य की तैयारी, तो कुछ साथी ऐसा बार बार पर कहते थे कि धम्म सेवक संघ का उद्देश्य क्या है, इसको क्यों बनाया गया है, इसकी क्या ड्यूटी रहेगी, क्या जिम्मेदारियां रहेंगी, इसका कर्तव्य और कार्य क्या रहेगा। तो इसी पे चर्चा करने के लिए आज की ये जूम मीटिंग रखी गई है। विशेष रूप से हमारे रोहित बौद्ध जो संचालन कर रहे हैं आज का, उनकी भी आशंका रहती थी कि धम्म सेवक संघ में हमारी जिम्मेवारी क्या है और किस प्रकार से हमको उसे पूरा करना है। तो उसी चर्चा के लिए आज की मीटिंग रखी गई है। तो विशेष रूप से सभी साथियों को केवल इसी पे ध्यान देना है कि धम्म सेवक संघ की स्थापना यानी इसको, इस संगठन को क्यों बनाया गया और भविष्य में इसकी क्या जिम्मेवारी रहेगी, इसका क्या कर्तव्य रहेगा, इस पर ही हमको ध्यान देना है और चर्चा करनी है। और बाकी शेष कार्यक्रम की संचालन के लिए मैं श्री रोहित बौद्ध जी से अनुरोध करता हूं कि विधिवत रूप से वो आज की बैठक का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय संस्थापक जी और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आपको सादर नमन वंदन। मैं आगे की ओर बढ़ूं। संस्थापक जी से अनुमति मिल गई है, तो मैं अपना संचालन आगे बढ़ाऊं उससे पहले करुणा के सागर, दया के भंडार तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरुओं, महापुरुषों, सह बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहबर मानवर कांशीराम साहब और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक महोदय और हमें भली भांति कैडर देने वाले मेरे राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी को, संस्थापक राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध, आप सभी को देश प्रदेश संभाग तहसील से जुड़े सभी प्रबुद्ध जनों को सादर नमन वंदन अभिनंदन और नमो बुद्धाय जय भीम और सलूट प्रेरित करते हुए आज के विषय को लेकर डीएसएस की स्थापना का उद्देश्य क्या रहेगा, जैसे अभी प्रस्तावना में माननीय अध्यक्ष महोदय जी ने कहा है, और भविष्य में धम्म सेवक संघ की क्या भागीदारी होगी, इस विषय को लेकर आज के मुख्य अतिथि के रूप में माननीय बादल सिंह बौद्ध राष्ट्र अध्यक्ष जी, सह राजा राम आनंद बाबू जी जो कि राष्ट्रीय बौद्ध उत्तर प्रदेश और साथ साथ अंजलि बौद्ध जी और रीवा संभाग से वक्तागणों के रूप में रूपा बौद्ध जी आज इस विषय पर अपने अपने विचार रखेंगे। तो मैं कार्यक्रम शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे
रीवा संभाग, रीवा जिले से जुड़ी हमारी बहन, हमारी डीएसएस की कमांडर, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाली बहन रूपा बौद्ध, आमंत्रित करूंगा कि वो आए और आज तक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जुड़कर उन्हें जो हासिल हुआ है और जिस के लिए नियुक्ति की गई है उस विषय को लेकर वो अपनी बात प्रस्तुत करेंगी। माननीय रूपा बौद्ध जी आए और अपनी बात रखें। माइक खोले रूपा बौद्ध जी। आप सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। आज का विषय है डीएसएस और भविष्य के बारे में। मैं अपनी बात रखूं उससे पहले दुनिया को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ऐसे ही महापुरुषों को नमन करते हुए मैं अपनी बात रखना चाहूंगी। एक ऐसा संगठन जैसे देश साहेब अम्बेडकर और कामयाब नहीं होने देता है। आज जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के दर पर पूरे भारत में आज 3 महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ाने का काम पूरे भारत में कोई संगठन है तो वो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा करता है, जो पूरे विश्व में सिर्फ तथागत गौतम बुद्ध मिले, लेकिन हमारे भारत में हमें 2 महामानव मिले। तथागत बुद्ध के साथ हमें बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी मिले और उनके साथ जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये तथागत बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर विचारों को साथ आदरणीय मान्यवर कांशीराम जी के विचारों को भी साथ में लेकर चल रही है। इसलिए इस संगठन में 3 महापुरुषों के विचार जोड़े हैं और 3 महामानव के विचारों के पूरे देश में आज बहुत बड़े पैमाने में काम शुरू है। इसलिए मैं अपना बहुत बड़ा सम्मान समझती हूँ कि ऐसे बड़े संगठन में मुझे डीएसएस के रूप में अपनी बातों को कहने का मौका मिला। धम्म सेवक संघ की स्थापना इसलिए की गई है कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो भारत देश के साथ साथ अन्य देशों में भी काम करना चाहती है। धम्म सेवक संघ अपना बुद्ध सम्राट अशोक साहू अम्बेडकर कांशीराम साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए प्रचारक, समाज सुधारक व आरएसएस के मुकाबले डीएसएस का योगदान रहेगा और साथ ही साथ समाज की सेवा का भाव व दूर दूर तक कैडर देने का भी कार्य करेगी। बुद्ध के धर्म की रक्षा के लिए समाज की घेराबंदी करके समाज को धर्म का ज्ञान बताने के लिए डीएसएस की स्थापना की गई। आरबीआई की है। नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। साध साध शाद शाद शाद। बहुत बहुत साधुवाद डीएसएस रूपा बौद्ध जी। ऐसी ही विचारधारा, ऐसी ही गति आगे सदैव बढ़ती रहे, यही हमारी धम्म कामना है आपके साथ। अब मैं माननीय बहन अंजलि बौद्ध जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए और अपने बातों को रखें। जिस तरीके से रूपा बौद्ध ने हमें याद दिलाया है कि डीएसएस की स्थापना कैसी है, ऐसी ही विचारधारा को लेकर इसी से ही विषय रखा गया है। तो मैं माननीय बहन अंजलि बौद्ध जी को चाहूंगा कि वो आए और अपना माइक खोलकर अपनी बात रखें। अंजलि बौद्ध जी सतना से।
शायद वो अभी नहीं जुड़ पाई है, तब तक के लिए मैं अपने धम्म सेवक संघ के नेशनल कमांडर माननीय योगेश गौतम जी से चाहूंगा कि आए और अपनी बात रखे। नेशनल कमांडर योगेश गौतम सर। रोहित जी, आवाज आ रही मेरी? जी सर, आ रही है। अच्छा, मेरी नेटवर्क मेरा ठीक नहीं है तो मेरा वीडियो नहीं। एक मिनट में चेक करता हूँ मेरा। हाँ, Yes, sir. सभी तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार वंदन करते हुए सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्मप्रकाश भारती साहब को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। संस्था के आचार्य माननीय किशोर बोध जी को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। और संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष जी से लेकर सभी मेरे वरिष्ठ साथी और मेरे धम्म सेवक संघ के सभी सदस्य और उपस्थित सभी मेरे आज वेबिनार पर जुड़े हुए सभी साथियों को मैं जय भीम नमो बुद्धाय प्रेषित करता हूं। और जैसा कि आज का जो विषय है, धम्म सेवक संघ की स्थापना का उद्देश्य और भविष्य की उसकी कैसी तैयारी होनी चाहिए, उस पर वक्तव्य है आज का। तो सबसे पहले यहाँ जो डीएसएस की स्थापना का जो उद्देश्य है, उसमें हमारे युवा साथियों का धम्म सेवक संघ के माध्यम से युवा साथियों को ज्यादा से ज्यादा इस बहुजन विचारधारा में जोड़ना है। इसका प्रमुख उद्देश्य मैं जो समझता हूँ वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे युवा साथी इसमें जुड़े। और उसके साथ ही ये प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि जब आरबीएम है तो चूंकि मेरे से कई बार क्वेश्चन हुए हैं तो मैं अपने उस जो बात मुझसे हुई उसको मैं साझा करता हूं कि जब आरबीएम है, आरबीएम में वही काम होता है, तो धम्म सेवक संघ की आवश्यकता क्यों हुई। तो या मैं अपने शब्दों में बताना चाहता हूं कि हमारे जो युवा, आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वह पूजा पाठ में ये कम विश्वास रखते हैं। और क्योंकि आजकल का जो युवा पढ़ लिख रहा है वह बहुत ज्यादा। एक मिनट भाई साहब प्लीज। एक मिनट में रास्ते में क्षमा चाहता हूँ। तो मैं अपनी बात कह रहा था कि जाए फोन करके जाए। अरे रुपया यार, क्योंकि हम बचपन से हमारे अभी समाज में हम सभी को उतने संस्कार नहीं मिल पाए हैं, लेकिन आज का वक्त मैं देख रहा हूँ आप सभी वरिष्ठ साथी जितनी मेहनत से हमारे पूरे देश के कोने कोनों से जो अब स्थिति इस समय वर्तमान में जो बदलाव आ रहा है, लेकिन फिर भी युवाओं को अभी जोड़ना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। क्योंकि जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जब हम देखते हैं तो हम समझेंगे कि युवाओं को अभी अ, अपना पढ़ाई लिखाई करना, घूमना फिरना, अपने कुछ उनके युवावस्था के जो घूमने फिरने के शौक अरमान होते हैं वो उसमें ज्यादा व्यस्त रहते हैं। तो अभी वो धम्म के रूप में धम्म को ज्यादा स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं।
क्योंकि आजकल का इंटरनेट का इतना जमाना है, उसमें देखने को मिल रहा है कि अभी जो वर्तमान में हम देख रहे हैं, हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, वो इंटरनेट पे इतने व्यस्त रहते हैं, इतने व्यस्त रहते हैं कि आगे की पीढ़ी और आगे वाली, अब तक तो मैं देख रहा हूँ कि थोड़ा बहुत बदलाव है आगे का, और अगर हम लोगों ने सही तरीके से ध्यान नहीं दिया तो चुनौती हमारे सामने और बढ़कर खड़ी हो रही है। लेकिन अगर युवाओं को सही समय पर और सही मार्गदर्शन हमारे वरिष्ठ साथियों के साधीन में रहकर, उनके साथ रहकर, आरबीएम के सभी वरिष्ठ साथियों के साथ रहकर अगर हम सभी युवा साथियों को समय समय पर हमें विचार मिलते रहेंगे, तो मैं ये सोच सकता हूँ कि पक्का उसमें बदलाव होगा और अपनी बहुजन विचारधारा के जो भी हमारे महापुरुष रहे हैं उनके इतिहास को हम जान पाएंगे। और इन्हीं सभी बातों पे ध्यान रखते हुए माननीय संस्थापक अध्यक्ष और आरबीएम के वरिष्ठ साथियों के सोच से 15 अक्टूबर नेपाल की धरती पर तथागत बुद्ध की धरती पर, जन्मस्थली पर डीएसएस की जो स्थापना हुई थी, और जिसमें माननीय संस्थापक अध्यक्ष जी ने भी बार बार बताते रहे हैं कि इसमें युवाओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है और आगे बहुजन विचारधारा को युवाओं के हाथ में ही सौंपना है। और हमारे आचार्य जी भी बार बार हमें मीटिंगों के माध्यम से आगाह करते रहते हैं कि आज का युवा कितना निजी परस्त हो गया है, वो अपने लिए ज्यादा सोचता है, समाज के लिए उतना ध्यान नहीं देता। तो जो धम्म सेवक संघ का जो हमारा मूल उद्देश्य है, जिसमें युवाओं को जागरूक करना, बहुजन विचारधारा से जोड़ना, नैतिक चरित्रवान बनाना और उनको समझाने का प्रयास करना कि परिवार के साथ साथ, नौकरी के साथ साथ आपको समाज की भी जिम्मेदारी लेनी होगी और समाज का भी आपको काम करना होगा। क्योंकि तथागत बुद्ध से लेकर हमारे सभी बहुजन विचारधारा के साधु संत और महापुरुषों ने, यहाँ तक कि बहुजन विचारधाराओं के हमारी महिला वीरांगनाओं ने भी समाज को सबसे पहले सर्वोपरि रखा। अपने हितों को उन्होंने अपने हितों को, अपने परिवार को दरकिनार किया और समाज को सबसे पहले उन्होंने आगे रखा, धम्म को उन्होंने आगे रखा। और ऐसे ही हम सभी धम्म सैनिकों को यह करना है। और जो हमारा जो धम्म सेवक को भविष्य की तैयारी हेतु आगे क्या करना है, तो मैं इसमें अपने वरिष्ठ साथियों को ये विषय देना चाहूंगा, क्योंकि वो हमें हमारा मार्गदर्शन बहुत अच्छी तरीके से करते आए हैं। और मैं समझता हूं कि माननीय हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी और सभी वरिष्ठ साथी हमें समय समय पर बताते रहे हैं, और मैं चाहूंगा आज और हमें मार्गदर्शन करें। और बस मेरा एक भविष्य की तैयारियों में एक यही है कि धम्म सेवक का हमारे आगरा में राष्ट्रीय अधिवेशन में सॉरी कार्यालय में एक प्रॉपर धम्म सेवक संघ का प्रशिक्षण हो, उसमें और अन्यथा कोई और हमारे सीनियर साथी या नहीं बुलाए जाएं, ऐसी मेरी इच्छा है, जिससे हमारे आचार्य जी, संस्थापक अध्यक्ष जी और हमारे वरिष्ठ जो भी साथी हैं जो हमें कैडर दे सके। तो चाहे हमारे स्टार्टिंग में 10, 20, 50 धम्म सेवक संघ के सदस्य ही आ पाए, लेकिन मैं समझता हूँ साल में 1-2 बार वो जरूर स्टार्ट हो। और मैं बाहर हूँ तो मैं थोड़ी सी क्षमा चाहता हूँ कि मैं आज अपनी बात इतना ही रख पाऊंगा। और आप सभी ने मुझे सुना, मैं सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। शाद शाद शाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय योगेश गौतम सर। आपने जो बातों का जोर दिया है कि डीएसएस के लिए पर्सनल हमारे केंद्रीय कार्यालय आगरा में प्रशिक्षण होना चाहिए, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। हमारे बीच में
हमारी बहन अंजलि बौद्ध किन्हीं कारणवश नहीं जुड़ पा सकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि उनकी जगह पर सम्राट राज, जो उड़ीसा से डीएसएस के रूप में हैं, मैं उन्हें चाहूँगा कि वो अपना माइक खोलकर और आज के विषय को लेकर डीएसएस की स्थापना के क्या उद्देश्य हैं और भविष्य में कैसी तैयारी रहेगी, तो जहाँ तक उन्हें ज्ञात हो पाया है, तो मैं चाहूँगा कि सम्राट राज आए और अपना माइक खोलकर अपनी बात रखें। रोहित जी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। हेलो, सभी साथियों को जय भीम नमः बुद्धाय। बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों को नमन। जहाँ तक मैं जानता हूँ, तो मैं कुछ पॉइंट्स पे बात करूंगा। मैं जानता हूँ कि युवाओं की जिम्मेदारी इनका माइक खुला है, ये दिख रहे हैं सामने, इसलिए बीच में अपने माइक को ना खोलें, कृपया नैतिकता का पालन करें। अब मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में उत्तर प्रदेश प्रभारी बाबू राजा राम आनंद जी जुड़े हैं, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और आज के विषय को लेकर हमें मार्गदर्शन करें। बाबू राजा रामानंद जी, उत्तर प्रदेश प्रभारी। बहुत बहुत साधुवाद भाई रोहित बौद्ध जी। जी बाबू। और अपनी बात रखने से पहले मैं अपने संगठन की परंपरा के अनुरूप अपने उन सभी संतों को, गुरुओं को, महापुरुषों को सादर नमन करते हुए आज की इस डीएसएस की वेबिनार में माननीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती बौद्ध जी, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और हमारे इस वेबिनार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित माननीय बादल सिंह बौद्ध जी एवं आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध जी और सभी वरिष्ठ सम्मानित उपासक और उपासिकाओं को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का ये कार्यक्रम जो हम ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और खुशी की बात ये है कि इसे धम्म सेवक संघ के द्वारा आयोजित किया गया है, जो युवाओं का एक भविष्य की संभावनाओं के रूप ये संगठन अपना काम कर रहा है। इसके लिए जिन साथियों ने अपनी बातें रखी हैं, जिन युवाओं ने अपनी बातें रखी हैं, वो निश्चित ही हमारे लिए भविष्य की संभावनाएं प्रस्तुत करती हैं। मैं उन सभी का साधुवाद देता हूं और इस संगठन के जो राष्ट्रीय कमांडर हैं, हमारे भाई योगेंद्र गौतम जी, हालांकि वो ज्यादा बात नहीं रख पाए, उनकी अपनी कुछ व्यवस्थाएं थी,
लेकिन संकेत से ये लगता है कि ये संगठन एक भविष्य की नींव तैयार करने के लिए प्रयासरत है। जहां तक मुझे ज्ञात है, इस संगठन के 2 राष्ट्रीय अधिवेशन अभी तक संपूर्ण हो चुके हैं और ये बहुत ही स्पष्ट लक्ष्यों के साथ, स्पष्ट उद्देश्य के साथ इसकी नींव रखी गई थी और उस हिसाब ये अपना कार्य क्षेत्र बढ़ाने में, अपनी गतिविधियां बढ़ाने में तभी से लगातार लगा हुआ है। इसके लिए भी मैं समझता हूं कि हमें उनका साधुवाद देना चाहिए, अपने इन युवा साथियों का। जहां तक मैं समझता हूं कि कोई भी संगठन होता है तो जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता, जिसका कोई उद्देश्य नहीं होता, तो वो बहुत दिनों तक सरवाइव कर पाने में सफल नहीं हो पाता है। तो ये अच्छी शुरुआत है कि हम एक अपने स्पष्ट लक्ष्य के साथ, अपने एक उद्देश्य के साथ इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। जहां तक मैंने पढ़ा है कि किसी भी संगठन में वैसे तो लोग बहुत सी बातें रखते हैं कि संगठन में पैसा होना चाहिए, संगठन में समय होना चाहिए, संगठन में ये होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि किसी भी संगठन में सबसे पहले व्यक्ति की जरूरत होती है। किसी भी संगठन में सबसे पहली जरूरत व्यक्ति की होती है। अगर ये युवा संगठन है तो इसमें सबसे पहली जरूरत युवाओं की है। और युवा अगर किसी के लिए अनुकरणीय हो सकता है, किसी के लिए एग्जाम्पल बन सकता है, तो फिर संगठन का विस्तार होने से कोई रोक नहीं सकता। तो एक बात तो ये तय है कि संगठन में शक्ति होती है और शक्ति के लिए सबसे पहली जरूरत व्यक्ति की होती है, लेकिन वो व्यक्ति अनुकरणीय होना चाहिए। और अनुकरणीय होने के लिए, जैसा कि हम लोग अपने कार्यक्रमों में अभी आगरा में 3 दिन का प्रशिक्षण शिविर हुआ था, मेरे ख्याल से दिसंबर में हुआ था, 24, 25, 26 को, शायद 24, 25, 26 को दिसंबर में 3 दिन का एक बहुत बड़ा प्रशिक्षण शिविर था, जिसमें आरबीएम के भी लोग प्रशिक्षण हेतु गए थे, डीएसएस के भी लोग प्रशिक्षण के लिए गए थे, नए भी गए थे, पुराने भी गए थे। तो वहाँ आचार्य किशोर भौजी ने एक बहुत अच्छा हम लोगों को मार्गदर्शन दिया था, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति, उन्होंने कंपैरिजन किया था तथागत बुद्ध के द्वारा स्थापित भिक्षु संघ का, जो मॉडल फॉर द मॉडल सोसाइटी था। तो उन्होंने उसमें बताया था कि अगर भिक्षुओं के पास त्याग नहीं होता, भिक्षुओं के पास नैतिकता नहीं होती, भिक्षुओं के पास ज्ञान नहीं होता, अनुशासन नहीं होता, तो वो कभी भी सोसाइटी के लिए आदर्श प्रस्तुत नहीं कर पाते। उस समय के भिक्षु संघ को अगर हम देखते हैं तो उनका इतना अनुकरण होता था कि जो राजे महाराजे, जो राजा थे और जो जो बड़े बड़े सिंहासनों के मालिक थे, वो भी भिक्षु संघ जब आता हुआ दिखाई देता था तो अपना सिंहासन छोड़ करके उनका दर्शन लाभ लेने के लिए खड़े होते थे। तो संगठन अगर हमें बनाना है और हम चाहते हैं कि लोग उसका अनुकरण करें, तो मेरा ये आग्रह रहेगा कि हमें, मेरा ये आग्रह रहेगा कि हमें सेवा भाव, अनुशासन और ज्ञान से ओतप्रोत रहना चाहिए। उससे
संपन्न रहना चाहिए। और दूसरा, अगर हम अनुकरणीय बनना चाहते हैं तो उनके लिए एक ऐसा अद्भुत हमको आचरण प्रस्तुत करना चाहिए। ये बात ठीक है कि आज युवाओं की, जैसा अभी हमारे राष्ट्रीय मंडल जी ने भी इशारा किया कि डिजिटल एज है आजकल। लोग जो है अपने गूगल से, अपने सोशल मीडिया से समय नहीं निकाल पाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया भी कहीं से न कहीं से उसके अंदर भी जो ज्ञान मिलता है, जो सोशल मीडिया में जो 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 एक अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन हम चाहें तो जो आरबीएम के बहुत सारे साथी, मैं समझता हूँ 90% के आसपास इसमें युवा सीनियर वरिष्ठ जन ही उपस्थित हैं। आज की इस वेबिनार में भी हम देख रहे हैं। तो हम लोग खाली युवाओं को कंडेम करते रहे कि युवा कुछ सीखना नहीं चाहते, युवा कुछ जानते नहीं, युवा कुछ करते नहीं है, तो मैं इसका ज्यादा समर्थक नहीं हूँ। क्योंकि युवा अगर हमारा अनुकरण करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारा अनुकरण करने के लिए हमें ये जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि जो वरिष्ठ काम करने की और सोचने की और दूसरा आपके फीलिंग की जो आदतें होती हैं, उनकी हैबिट्स होती हैं, ये अगर अच्छी होंगी तो ये ओल्डर से यंगस्ट में ट्रांसफर होती है, कम्युनिकेट होती हैं। अगर ओल्ड जो है, वरिष्ठ जनों में ये सारी चीजों का भंडार हो, उनके अंदर ज्ञान हो, उनके अंदर ये जो उनकी सोचने की, काम करने की जो हैबिट्स हैं, वो अगर अनुकरणीय होगी तो निश्चित तौर पर युवा लोग, जो यंगस्टर्स हैं, वो निश्चित तौर पर ओल्डर्स से इन चीजों को ग्रहण करेंगे। वो चीजें ओल्डर से यंगस्टर्स में कम्युनिकेट होंगी, और जब कम्युनिकेट होंगी तो निश्चित तौर पर संगठन का जो अभाव हमें युवाओं में दिखाई देता है, ये कम होगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपना आपको उदाहरण देता हूँ कि मैं 79 में जब काशीराम जी के संपर्क में आया था तो मेरी 27 ईयर्स ओल्ड एज थी। मैं 27 साल का था केवल, और इससे पहले मैं दीन दुनिया से बिल्कुल कुछ भी मुझे जानकारी नहीं थी। लेकिन जब मैं काशीराम जी को मैंने कहीं सुना और उनको समझा बहुत कम समय के लिए, तो मेरे ऊपर उनका इतना प्रभाव पड़ा कि मैं आज तक उनके बताए हुए रास्ते को ही सही रास्ता समझता हूं और कोशिश करता हूं कि मानवर काशीराम जी जो रास्ता बता के गए हैं, जो हमें कहकर गए हैं, उसको हमें पूरा करना है। तो ओल्डर्स में मेरा अनुरोध है, क्योंकि इसमें अधिकांश हमारे जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं, इसे अदरवाइज न लें। अगर हम अच्छा अपना प्रस्तुतिकरण करेंगे, हमें खुद अच्छी डिसिप्लिन के बारे में, त्याग के बारे में अच्छा ज्ञान को जरूरत है, जिसका अनुकरण कर सकें, जिसका दूसरे अनुसरण कर सकें, ऐसी जानकारी हमको खुद पहले अपने पास कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि किसी भी संगठन को अगर उसके अंदर सेवा भाव नहीं है, अगर उसके अंदर अनुशासन नहीं है, अगर उसके अंदर ज्ञान नहीं है, तो वो संगठन, खुशी की बात है कि हमने डीएसएस के बारे में जहां तक समझा है, सुना है कि ये हमारे भविष्य का, जो इस समाज की कल्चरल और जरूरत है, जो इस समाज की रिलीजियस जरूरत है, जो इस समाज की नॉन पॉलिटिकल जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है, या जो भविष्य के लिए लीडरशिप
तलाशने की जरूरत है। उसके लिए इस संगठन का बहुत पवित्र उद्देश्य लेकर की स्थापना इसकी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा की गई है। तो मैं समझता हूं कि मैं यहीं पर अपनी बात को रोकना चाहूंगा, और हमारे जो अन्य वरिष्ठ जन हैं वो इस बारे में अपनी बात रखेंगे। सभी के लिए मैं आज का दिन भी 26 मई बहुत पवित्र है, बहुत एक हिस्टोरिकल डे है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आज के दिन ही जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, जिसमें उन्हें गरीबों के लिए अधिकार दिलाने के लिए जो इस देशवासियों को जो उन्होंने कम्युनल अवार्ड दिलाया, तो वो आज का दिन था। तो बहुत अच्छा दिन है। हम लोग आज इत्तेफाक से संडे है, तो इसका लाभ लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं रोकना चाहूंगा। सभी के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथ शाद शाद शाद। बहुत बहुत साधुवाद बाबू राजा राम आनंद जी। आपने मुझे उस बात की ओर ले जाकर अग्रसित किया कि जैसे हम 24, 25 और 26 के उस कैडर पे गए थे, तो जो आपके द्वारा बताया गया था कि आदर्श समाज का निर्माण करना है, तो हमारे राष्ट्रीय आचार्य जी ने कहा था कि अगर आदर्श समाज का निर्माण करना है तो पहले समाज का आदर्श बन के दिखाएं। अभी हमारी 2 दिन पहले बात हमारे जिले के जो माननीय एडवोकेट नंद कुमार कुशवाहा जी हैं, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने चर्चा की थी कि मुझे अपने सतना जिले में, रीवा जिले में डीएसएस की जनसंख्या बढ़ानी है, तो कैसे बढ़ाना होगा। तो उन्होंने हमें एक जानकारी दी थी कि सतना लोकसभा के इस चुनाव से पता चला कि 7 विधानसभाएं हैं, 10 तहसीलें, 8 ब्लॉक, 1950 मतदान केंद्र हैं, 11 नगर पालिकाएं हैं और 4500 गांव हैं। इस सतना जिले के अंतर्गत टोटल 17,17,017 वोटें हैं। इस वोटों का, इन नगर पालिकाओं का, इन गांव, ब्लॉक, तहसीलों और विधानसभाओं की घेराबंदी करने के लिए जैसे 1950 मतदान केंद्र हैं, उसी तरीके से हर केंद्र में एक डीएसएस मुझे तैयार करना है, और 1950 डीएसएस मुझे सतना जिले से तैयार करके देना है। ये मुझे जिम्मेदारी अब समझ में आई है, तो मैं इसे पूर्णतः कार्य करने की कोशिश करूंगा कि 1950 मतदान केंद्रों में 1950 डीएसएस तैयार हूं। बहुत बहुत साधुवाद करते हैं बाबू राजा राम आनंद जी को कि उन्होंने मुझे उस कैडर की ओर ले जाने का था। अब अगले वक्ता के रूप में मैं माननीय बादल सिंह बौद्ध जी, आरबीएम राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बातों से हमें मार्गदर्शन करें। माननीय बादल सिंह बौद्ध जी। जी बहुत बहुत साधुवाद माननीय संचालक जी। साधुवाद। करुणा के महासागर तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी महापुरुषों को सादर नमन करते हुए हमारे संस्था के संस्थापक माननीय भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य जी और सभी प्रांतों के प्रदेश अध्यक्ष, महासचिवगण, सचिवगण, जिले के अध्यक्ष महोदय, संभागीय अध्यक्ष महोदय और आज कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय धम्ममित्रगण, राष्ट्रीय महिला विंग के पदाधिकारी गण, अध्यक्ष जी, संचालक जी। आज के विषय के अनुसार जो हमारा संघ है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा, संघ का एक और ये संगठन धर्म सेवक संघ है। इसकी स्थापना को लेकर माननीय संस्थापक जी द्वारा गहन चिंतन किया गया। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 2007 से उपासक गण कार्यकर्ताओं का ये सम्मेलन वो संघ रहा है और ये 2 हिस्सों में विभक्त रहा था, वरिष्ठ कार्यकर्ता और युवा कार्यकर्ता। प्रारंभ से दोनों प्रकार के कार्यकर्ता इसमें सम्मिलित होते रहे हैं।
वरिष्ठ उपासकों का 14 अक्टूबर 2007 से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा संगठन है जो कार्यरत है। युवाओं का एक ऐसा कोई संगठन उस समय संस्थापक जी ने नहीं सोचा था, पहले धर्म के काम करने के लिए सोचा था। युवाओं का वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ कहीं ऐसा लगा कि तालमेल नहीं बैठता है या युवा वरिष्ठ जनों से सहमत नहीं होती है या वरिष्ठ जन युवाओं के बताए हुए सिद्धांतों से, उनके बताए हुए कार्य योजना से ज्यादा सहमत नहीं होती, इसलिए दोनों के मत अलग अलग दिखाई देते। इसी प्रकार भारत में जो अभी कार्यरत जितने संगठन है, उन अधिकतर संगठनों में युवाओं के लिए कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण युवा निराशा की ओर चले जाते हैं और इसी निराशा का फायदा उठाकर कई लोग उनके साथ फायदा उठाकर इनका भावनात्मक रूप से उपयोग कर लेते हैं और उपयोग करने के बाद जब उनका उपयोग खत्म हो जाता है तो उनको छोड़ देते हैं। तो युवाओं को हर तरफ से निराशा और हताशा ही मिलती है और उनको युवाओं के हाल पर छोड़ दिया जाता है कि आप कुछ बन जाइए। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय हमारे संस्थापक जी द्वारा 2022 के राष्ट्रीय अधिवेशन में लुम्बिनी में इसकी स्थापना की और घोषणा की। तो ये संगठन पूर्ण रूप से युवाओं का संगठन होगा, इसमें युवा ही काम करेंगे और 5 वर्ष तक अध्ययन और परीक्षण के बाद भविष्य की कार्य योजनाओं के लिए हम युवाओं को आगे इसमें लेकर आएंगे और बाबा साहब और महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर माननीय कांशीराम साहब की तरह जीरोक्स से कॉपी बनकर काम करने के लिए तैयारी के लिए इसमें साहब ने नियम बनाया है। उसमें प्रवेश के लिए धम्म सेवक संघ में सभी को प्रवेश खुला हुआ है, किसी में किसी प्रकार की कोई बंधन नहीं है। जाति पाति की धम्म सेवक में कोई बाधा नहीं है। जातियों के हिसाब से कोई स्थान धम्म सेवक संघ में नहीं है। इसमें लड़का लड़की का भी कोई भेदभाव नहीं है कि लड़का होगा वही रहेगा या लड़की को थोड़ा पीछे रखा जाएगा, इस प्रकार की भी कोई बंधन नहीं है। संघ के भीतर सभी सदस्य एक समान रूप से कार्य करेंगे। धम्म सेवक संघ के कार्य व्यवहार आचरण के आधार पर पद स्थापना की जाएगी, न कि किसी की सिफारिश या किसी के कार्य के आधार पर जो कभी कभार जुड़ते हैं कभी कभार नहीं जुड़ते हैं। उस पर इस प्रकार धम्म सेवक संघ में उनकी स्थान पक्के नहीं होंगे। धम्म सेवक संघ में मात्र एक वर्गीकरण रहेगा लड़का और लड़की का, इसके अलावा कोई वर्गीकरण नहीं रहेगा। सब एक जैसे पद होंगे, सबके एक जैसे श्रेष्ठ होंगी। धम्म सेवक संघ मात्र 3 शरण पर ही काम करेगा, बुद्ध धर्म और संघ। शीलों का पालन कठोरता से करना होगा। वरिष्ठ जनों का अनुसरण, उनके बताए मार्ग का कार्य जरूर करना होगा, तभी हम भविष्य की कार्य योजनाओं पर विशेष रूप से कार्य कर सकेंगे और आगे की विशेष जो भविष्य की योजना है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आगे रखी जाएगी। मैं यही अपनी बात को समाप्त करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इससे बात को आगे रख सकें। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बादल सिंह बौद्ध सर, आपने बिल्कुल विधिवत तरीके से जैसे जानकारी दी है, हम लोग बिल्कुल उस पर सतत काम करेंगे और बड़े पैमाने पर हम टीएसएस के साथ आएंगे। अब मैं चलूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे संस्थापक अध्यक्ष